फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपके नेक्स्ट पार्ट से। आपका लेसन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेसन नंबर 6, और इसका पार्ट है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। यानी कि ये अलग अलग मीडिया में यहाँ पे आपको डायग्राम तो गिवन ही है, इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। ओके, यानी कि जब कोई एक लाइट रे जो है वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड है व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि जब एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वापस आती है तो वो अवे यानी कि नॉर्मल से अवे में चली जाती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया it does not change its direction and hence does not get refracted। यानी कि जब एक लाइट रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली यानी कि सीधा, तो वो बाउंड्री के बिटवीन, जब दो मीडिया के बिटवीन से जाती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, सीधा ही चली जाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये इधर से पास हो रही है तो ये ऐसे हो गया नॉर्मल, ये यहाँ से पास हो रही है तो अवे, और ये यहाँ से सीधा पास हो रही है इसलिए वो सीधा ही आएगी। यही तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यही है हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अभी आगे देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेज पे दिया है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्ट्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू सम एक्सटेंट इन बोथ द एग्जाम्पल अबव। The air near the hot road or desert surface and near the holy flames is hot, hence rarer than the air above it। यानी कि जो ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसे रीड कर सकते हो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो इंक्रीजिंग हाइट्स। यानी कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी एयर का इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो इन द फर्स्ट केस अबव द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि जो चेंजिंग डिस्टेंस है उसके यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज है वो चेंज होती जा रही हैं। पहले केस में द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर 6.5, दिस इज कॉल्ड एज मिराज। यानी कि एक डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है और जब वो वापस उल्टा होके दिखता है इनवर्स में दिखता रहता है इनवर्स होके, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये पेड़, लाइट यहाँ से आ रही है एज अ सन रे, ठीक है। तो ये जो उसका इनवर्स पार्ट है पेड़ का वो नीचे एज अ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसे हम मिराज कहते हैं। और जो सेकंड एग्जांपल है द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर्स चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव द फायर, दस द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी मूविंग। ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों सेकंड ऊपर के जो एग्जांपल्स गिवन है ये वाले, इसी का यहाँ पे जो गिवन है इसका हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम गिवन है, ठीक है। और इसके बाद अभी आते हैं हम यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि स्टार्स जो है वो सनलाइट में नहीं दिखते हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में दिखते हैं, वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं। दे अपीयर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। यानी कि वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं एज अ पॉइंट सोर्स बिकॉज बहुत दूर, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे वो हैं हमसे। As the density of air increases with the lowering height above the surface of the earth, the refractive index also increase। यानी कि जैसे जैसे density of air increase होगा और वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। स्टार लाइट कमिंग टूवर्ड्स अस travels from rarer medium to denser medium and constantly bends towards the normal. This makes the stars appear to be higher in the sky as compared to its actual position as shown in the figure 6.6। ओके, यानी कि जैसे 6.6 ये वाला फिगर आपको गिवन है, यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे जब स्टार का लाइट आ रहा है हमारी तरफ तो वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हो गया फिर, बराबर, और कॉन्स्टेंटली बेंड हो जाता है। जैसे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा,
ठीक है। और ये यही शो करता है, इसी के थ्रू हमें स्काई में स्टार दिखता है उसकी एक्चुअल पोजीशन में, एक्चुअल पोजीशन पे हमें नज़र आता है स्टार, ठीक है। सो ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स है, ठीक है। और आप ये डायग्राम देख सकते हो, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या असर होता है, और ये इसका अपेरेंट पोजीशन है, ठीक है। रियल पोजीशन ये है, अपेरेंट पोजीशन ये है। तो इसके थ्रू ऐसे वो टेढ़ा होके जाता है, इसलिए वो हमें सीधा नज़र आता है, राइट। और इसके बाद अभी हम आगे देखते हैं यहाँ पे, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप चेंजिंग अ बिट, this is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this the refractive index of air keep changing continuously, यानी कि इसी रीज़न की वजह से है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बदलता रहता है continuously, and because of this the change in the position and the brightness of star keep changing continuously and star appears to be twinkling, यानी कि इसी वजह से जो ब्राइटनेस होती है वो चेंज होती रहती है, बढ़ती है, कम होती है, और स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या है। सो अभी यहाँ पे है, वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, राइट। ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स नहीं दिखता है, बट हमें स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, राइट। सो ये क्यों होता है, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं होते? प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस कंपेयर टू स्टार्स, दे देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज पॉइंट सोर्स बट अपीयर एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, यानी कि ये पॉइंट सोर्स नहीं होते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन होता है। बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजीशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स change, but the average position and total average brightness remains unchanged and planet do not twinkle, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो चेंजेस एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो पोजीशन है और जो ब्राइटनेस है वो एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स पे रहता है, चेंज होता है बट एवरेज पोजीशन पे। जो टोटल एवरेज ब्राइटनेस होती है वो अनचेंज रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती है, और इसीलिए प्लैनेट्स जो है ट्विंकल नहीं करते हैं। स्टार्स का जो एवरेज ब्राइटनेस होता है वो बदलता रहता है, इसीलिए वो ट्विंकल करते हैं। बट सनराइज वी मीन द अपीयरेंस एट द सन अबव द हॉरिजॉन, यानी कि सन भी एक प्लैनेट है, बट उसका अपीयरेंस क्या है, वो अबव द हॉरिजॉन है। बट व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द हॉरिजॉन, जैसे कि कभी कभी कैसे होता है, सन जो है बिलो द हॉरिजॉन होता है, its light rays are able to reach us along with the curved path due to their refraction through Earth's atmosphere as shown in the figure 6.7, यानी कि जो पीछे हमने फिगर देखा था 6.7, उसमें वो दिखाया कि कैसे कर्व्ड पथ होता है, राइट, सन का, और कैसे हम सन को देख सकते हैं। दस वी सी सन इवन बिफोर इट एमर्जेस अबव द हॉरिजॉन, यानी कि सन अबव द हॉरिजॉन नहीं गया रहता है और हम उसे देख लेते हैं, बिकॉज वो काफ़ी दूर है ना, तो इसलिए हमें देखने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत टाइम के बाद जब वो दिखता है तब वो अबव द हॉरिजॉन नहीं होता है। सेम थिंग हैपन्स एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड वी कीप सीइंग द सन फॉर शॉर्ट वाइल इवन आफ्टर इट गोज बिलो द हॉरिजॉन। इसीलिए क्या होता है, जब सन धीरे धीरे बिलो द हॉरिजॉन चला जाता है तो भी हमें वो कुछ टाइम तक दिखता रहता है, बिकॉज ऑफ द रीजन इज डिस्टेंस, ठीक है। अभी आगे देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसे एक बार पढ़ते हैं। होल्ड द प्लास्टिक स्केल इन योर कंपास इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड सी थ्रू इट वाइल टर्निंग इट स्लोली, यू विल सी दैट द light rays divided into different colors. These colors appear in the following order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. आपको ऐसे दिखेगा 7 colors. You know that light is an electromagnetic radiation. Wavelength is an important property of radiation, and the wavelength of the radiation to which our eyes are sensitive is between 400 and 700 nanometer. Okay, so in this interval radiation of different wavelength appears to have a different color mentioned above, यानी कि इसी रीज़न की वजह से जो अलग अलग कलर फॉर्म होते हैं, जो ऊपर मेंशन किए हुए कलर्स हैं ये सातों, ये सब कलर्स यहाँ पे दिख जाते हैं हमें इसी रीज़न की वजह से। द रेड लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ close to 700 nanometer, while violet light has smallest wavelength close to
400 नैनोमीटर। रिमेंबर दैट 1 nm इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। आपको ये याद रखना होगा। मे बी आप बेस डिपेंड करता है, बट यहाँ पे शायद न्यूमेरिकल्स होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो आपको ये सब चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पे ये भी रीज़न है कि वॉलेट जो है वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है जो कि 400 नैनोमीटर, और जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा यानी कि 700 नैनोमीटर का है, इसीलिए वॉलेट सबसे नीचे दिखता है और रेड लाइट जो है वो सबसे ऊपर दिखती है आपके रेनबो में। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज सेम, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दस डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद द डिफरेंट वेलोसिटी। तो वैक्यूम जो है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो तो सब सेम है, बट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो वैरी करेगा हर एक मीडियम में, किस मीडियम में वो जा रहा है। जैसे अगर आप वाटर में डालोगे तो लाइट स्लोली ट्रैवल करेगा, तो इसी पे डिपेंड करेगा कि आपके कलर्स कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उस मीडियम में वर्क कर रहे हैं। दस इवन द वाइट लाइट एंटर्स अ सिंगल मीडियम लाइक ग्लास और एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, यानी कि अलग अलग कलर्स के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए वो ऊपर नीचे होते हैं। यानी कि इसके लिए इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे के लिए इतना, फिर तीसरे के लिए इतना, इसलिए सब कलर्स का अलग अलग रिफ्रैक्शन रेट होता है और उसी के हिसाब से वो ऊपर नीचे सेट हो जाते हैं। और इसीलिए हमेशा रेनबो जो है वो एक ही टाइप का दिखता है, यानी कि नीचे वॉलेट, ऊपर रेड और बीच में बाकी के कलर्स भी उसी एंगल में होते हैं जिस एंगल में हमें हमेशा पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर आगे है इवन यहाँ पे सो व्हेन द वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू एयर एंटर्स एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम इट इमर्जेस एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, यानी कि इसीलिए जिस सन का जो लाइट आता रहता है जो एयर के थ्रू पास होता है तो वो स्पेक्ट्रम यानी कि 7 कलर्स में बट जाता है। जैसे ये देखो यहाँ पे सनलाइट आ रही है, फिर यहाँ पे ये बढ़ जाता है और फिर यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न करने की ज़रूरत है या फिर ध्यान में रखा तो भी चलेगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है जो यूजुअली 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए कहीं भी पूछी जा सकती हैं बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे। सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन सन स्पेक्ट्रम, यानी कि सर आइजैक न्यूटन पहले आदमी थे जिन्होंने सन के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए ग्लास प्रिज्म का यूज़ किया था, यानी कि इस टाइप के प्रिज्म का। सो यहाँ पे वाइल वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स अमंग द 7 कलर्स रेड बेंड्स एट लीस्ट द लीस्ट एंड वाइट वॉलेट बेंड्स द मोस्ट, यानी कि वॉलेट जो है वो बहुत ज़्यादा बेंड करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और रेड जो है वो हल्का सा बेंड होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कलर का वेटेज कितना है, उसका रेट कितना है, और उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा बेंड होगा। ठीक है, द 7 कलर्स इमर्जेस अलॉन्ग डिफरेंट पथ एंड गेट सेपरेटेड, वी गेट स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, जिसे हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ यूज़ योर ब्रेन पावर इसमें गिवन है, ये आप पढ़ो और आगे मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो अभी यहाँ पे है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट एंटर्स अ रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड, यानी कि वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज part of light gets reflected and comes back into denser medium as per laws of reflection, यानी कि laws of reflection के हिसाब से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो डेंसर मीडियम में आ जाती है, मतलब जब लाइट को पास किया जाता है, एंटर होती है रेयर मीडियम में डेंसर मीडियम से, तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है। सो जब वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, इसी जैसे कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड गोज इनटू द रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम यानी कि एयर मीडियम में। ठीक है, एज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिससे हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। एज द लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से छोटा होता है। दिस इज शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर 6.9, यानी कि यहाँ पे इफ़ वी इंक्रीज आई, आर विल ऑल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली टू द स्नेल्स लॉ एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ में, आई जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्शन यानी कि आर भी चेंज होता जाएगा। So for a particular value of I, the value of R becomes equals to 90 डिग्री, ठीक है। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर I के लिए वैल्यू ऑफ R जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे R 90 डिग्री हो जाता है। तो वो इसलिए बोले हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ I, यानी कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं I की जहाँ पे जाके R जो है वो 90 डिग्री में यानी कि राइट एंगल में फॉर्म हो जाता है। For angle of incidence larger than the critical angle, the angle of refraction is larger than 90 डिग्री। यानी कि जब एक इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। सो सच रेज रिटर्न टू द डेंसर मीडियम एज शोन इन द फिगर राइट इन द फिगर 6.9। यहाँ पे आप देख सकते हो पार्शियल और टोटल इंटरनल दोनों ही टाइप के रिफ्लेक्शन आपको शो किए गए हैं, और यहाँ पे लिखा भी है, ये है पार्शियल रिफ्लेक्शन और ये है टोटल इंटरनल। यानी कि जो 90 डिग्री से कम वाला होता है उसे हम पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल से ज़्यादा का होता है उसे हम टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, और दस ऑल द लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंस मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल मीडियम। सो यहाँ पे आपको दोनों डिफिनीशंस लर्न करनी पड़ेंगी, पहला पार्शियल रिफ्लेक्शन की ये, और दूसरी जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि ये वाली यहाँ पे आपको दिख रहा है, आई थिंक यस। ओके, सो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एज फॉलोज। ओके, सो उसके आगे देखते हैं अभी ये। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता रखी हैं कि अगर आपका पहले मतलब मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, हम उसे मीडियम 1 और मीडियम 2 कंसिडर करते हैं, और वो 1 and 2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 1 and 2 होता है, और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 2 and 1 होता है। सो यहाँ पे 1 and 2 का दिया हुआ साइन आई अपॉन साइन आर, और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्री ली है, इसलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री, तो विच इज़ इक्वल्स टू साइन आई। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री भी 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा, 1 साइन आई अपॉन 1 साइन आई ही हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे साइन आई लिख दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है फाइनली रेनबो का। रेनबो इज़ अ ब्यूटीफुल नेचुरल फेनोमेनन, it is the combined effect of numbers of natural processes. It is the combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light। यानी कि यहाँ पे तीनों चीज़ें होती हैं, डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म when light rays from the sun enter these droplets। यानी कि जब सन की लाइट जो है वो ड्रॉपलेट्स के अंदर से पास होती है तब हमें रेनबो दिखता है। इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड। ओके, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है, और उसी के थ्रू हमें रेनबो शो होता है। देन देयर इज अ इंटरनल रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर, एंड आफ्टर दैट वंस अगेन द लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट। ऑल दीज 3 प्रोसेसेस टुगेदर प्रोड्यूस अ रेनबो। यानी कि ये जो 3 प्रोसेस हैं, पहले एंटर करना, फिर अंदर से वापस से रिफ्रैक्ट करना, और यहाँ से वापस रिफ्रैक्ट होकर वापस बाहर आना, इन तीनों प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? ये तीनों प्रोसेसेस मिलके क्या बनाती हैं? रेनबो। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स दी हुई हैं डॉक्टर CV रमन की, के शर्मा, MS लोंगेर। तो ये लोगों को आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस का। मतलब यहाँ पे इनके बुक का नाम ही यही है, वाई द स्काई इज़ ब्लू, देन प्रिंसिपल और एप्लीकेशन ऑप्टिक्स के, और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल ये वीडियो में इतना ही, आपका टोटल लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके, और अगले
वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, तो लिंक में रहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भी अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।